नमस्कार और स्वागत है आपका। हम सब ने हिंदी वर्णमाला पढ़ी है, पर आज की हमारी चर्चा स्कूल की उस रटी रटाई सूची से कहीं कहीं आगे जाने वाली है। बिल्कुल। जो खास तौर पर सीटीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से इस विषय को देखता है। हाँ, और इसी में एक पहेली छिपी है। वही कि हिंदी में असल में कितने वर्ण हैं। कहीं लिखा होता है 52, कहीं 57। और कामता प्रसाद गुरु जैसे बड़े विद्वान तो सिर्फ 43 ही मानते थे। तो ये नंबर इतना अलग अलग क्यों है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और ये सवाल सिर्फ आप देखिए एकेडमिक नहीं है, ये भाषा के विकास की कहानी बताता है। अच्छा। हाँ, कि कैसे एक भाषा ध्वनियों को अपनाती है, कुछ को विकसित करती है और कुछ को समय के साथ एक मानक रूप देती है। तो आज का मकसद सिर्फ गिनती करना नहीं है, बल्कि उस गिनती के पीछे छिपे तर्क और इतिहास को समझना है। बिल्कुल। तो चलिए इसी पहेली से शुरू करते हैं। 52, 57, 43 ये सारा घालमेल क्यों है? कहाँ से आ रहे हैं ये अतिरिक्त वर्ण? इसका सबसे बड़ा कारण है भाषा का बहता हुआ स्वभाव। देखिए, हिंदी की जड़ें संस्कृत में हैं, हाँ। तो वहां से हमें एक पूरा ध्वनि तंत्र विरासत में मिला। फिर समय के साथ हिंदी ने अपनी कुछ नई ध्वनियां विकसित की, जैसे ड़ और ढ। ढ और ढ ये संस्कृत में नहीं थी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं थी। पढ़ना या सड़क जैसे शब्द इन नई ध्वनियों के बिना संभव ही नहीं थे। अच्छा, तो ये हुए अंदरूनी बदलाव, लेकिन बाहरी प्रभाव भी तो पड़े होंगे। बिल्कुल। जब अरबी और फारसी बोलने वाले लोग यहाँ आए, तो उनकी भाषाओं की ध्वनियां भी हिंदी में घुलने मिलने लगी। जैसे नुक्ते वाली ध्वनियाँ। हाँ, वही क, ख, ग, ज, फ। ये ध्वनियां हमारी भाषा का हिस्सा बन गईं। इन्हें हम नुक्ते के साथ लिखते हैं। तो जब कोई 57 वर्णों की बात करता है, तो वो इन सभी आगत मतलब बाहर से आई हुई ध्वनियों को भी गिन रहा होता है। समझ गया। और वो 43 वाली संख्या, वो तो काफी कम है। वो एक कह सकते हैं शुद्धतावादी नजरिया है। कामता प्रसाद गुरु जैसे विद्वान मानते थे कि मूल ध्वनियां तो 43 ही हैं, 33 व्यंजन और 10 स्वर। बस। हाँ, उनकी नज़र में संयुक्त अक्षर जैसे क्ष, त्र, ज्ञ अलग वर्ण थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। इसी तरह अयोग, वहा, अह को भी वे स्वरों की गिनती से बाहर रखते थे। उनका नजरिया लिपि चिन्ह पर नहीं, मूल ध्वनि पर था। तो फिर ये जो 52 का मानक आंकड़ा है, ये कहाँ फिट होता है? ये आज सबसे ज्यादा प्रचलित क्यों है? 52 का आंकड़ा एक तरह का व्यावहारिक समझौता है। समझौता? हाँ, ये न तो हर विदेशी ध्वनि को शामिल करता है, न ही संयुक्त अक्षरों को पूरी तरह नकारता है। ये आज की लिखी और पढ़ी जाने वाली हिंदी की सबसे सटीक तस्वीर पेश करता है। अच्छा। इसमें 11 स्वर हैं, 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवा और 2 द्विगुण व्यंजन मतलब ड़ और ढ। तो 11 और 33 हुए 44, फिर 4, 2 और 2, कुल 52। बिल्कुल। यही वो ढांचा है जो हमें स्कूलों में और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों में मिलता है। ठीक है, तो संख्या की पहेली का सिरा तो मिला, पर अब मुझे इन वर्णों की व्यवस्था में दिलचस्पी हो रही है। स्वरों से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि स्वर वो हैं जिन्हें बोलने में हवा कहीं रुकती नहीं, लेकिन मुझे लगता है कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बहुत गहरी है। स्वरों का वर्गीकरण हमारे मुंह के अंदर के भूगोल को समझने जैसा है। मुंह का भूगोल? हाँ, स्रोत के मुताबिक हर स्वर की पहचान 2 चीजों से होती है। उसे बोलने में हम कोशिश यानी प्रयत्न क्या कर रहे हैं, और वो आवाज मुंह के किस हिस्से यानी किस उच्चारण स्थान से आ रही है। ये प्रयत्न वाला हिस्सा मुझे हमेशा से थोड़ा जटिल लगता है। इसमें जीभ का इस्तेमाल, होठों का आकार, मुंह का खुलना, कई चीजें हैं। चलिए इसे महसूस करके देखते हैं। एक बार बोलिए ई। ई। अब बोलिए ऊ। ऊ। कुछ फर्क महसूस हुआ जीभ की हरकत में? हाँ बिल्कुल। ई बोलते हुए ऐसा लगा जैसे जीभ का अगला हिस्सा ऊपर तालू की तरफ उठ रहा है, और ऊ बोलते हुए जीभ पीछे की तरफ खिंच रही है। बस यही है अग्र और पश्च स्वर का फर्क। ई, ए बोलते समय जीभ आगे काम करती है, तो ये अग्र स्वर है। अच्छा। और आ, उ, ओ में जीभ का पिछला हिस्सा सक्रिय होता है, तो ये पश्च स्वर हुए। और अ कहाँ है? अ में बेचारी कहीं नहीं जाती, बीच में आराम करती है, इसलिए अ अकेला मध्य स्वर है। ये तो कमाल है। मतलब हमारा मुंह एक पूरा साउंड स्टूडियो है। और होठों की भूमिका? स्रोत में वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी का जिक्र है। इसे भी बोलकर देखिए। बोलिए ऊ, ओ। ऊ, ओ। हाँ, होठ गोल हो गए।
खुद ब खुद गोल हो गए, एक वृत्त की तरह। इसीलिए ये वृत्तामुखी यानी गोल मुंह वाले स्वर हैं। अच्छा। अब बोलिए आ, ई। आ, ई। इसमें तो होंठ फैल गए, बिल्कुल, गोल नहीं हुए। ये अवृत्तामुखी हैं। ये सब अनजाने में होता है, लेकिन इसके पीछे पूरा विज्ञान है। वाह! तो स्वरों का पूरा सिस्टम इस बात पर टिका है कि हवा बिना रुके कैसे बाहर निकलती है और जीभ और होंठ उसे क्या आकार देते हैं। लेकिन भाषा में तो ज्यादातर ध्वनियां हवा को रोक कर ही बनती हैं, है ना? सही बात है। यहीं से व्यंजनों की दुनिया शुरू होती होगी, जो मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जटिल होगी। जटिल भी है और उतनी ही ज्यादा व्यवस्थित भी। व्यंजन वो ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से आती हवा मुंह में कहीं ना कहीं रोकी जाती है या उसे एक संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। और स्वरों की तरह ही इनका वर्गीकरण भी प्रयत्न और उच्चारण स्थान पर आधारित है। इसमें स्पर्शी व्यंजन का जिक्र है, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसका क्या मतलब है? स्पर्शी यानी स्पर्श करने वाले। जब आप क बोलते हैं तो जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर कोमल तालु को छूता है, हवा रुकती है और फिर झटके से निकलती है। हाँ, महसूस हुआ है। प बोलते समय दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं। त में जीभ दांतों को छूती है। यह हवा का रोकना और फिर छूटना ही इन्हें स्पर्शी बनाता है। लेकिन च, छ, ज, झ भी तो ऐसे ही लगते हैं। उन्हें श्रुत में स्पर्श संघर्षी क्यों कहा गया है? यहाँ एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। अच्छा, जब आप च बोलते हैं तो जीभ तालु को छूती तो है, लेकिन हवा एक झटके में नहीं निकलती। हवा को बाहर आने के लिए थोड़ा घर्षण या संघर्ष करना पड़ता है। स्पर्श के बाद संघर्ष? इसीलिए ये स्पर्श संघर्षी है। आप ट और च बोलकर देखिए, आपको हवा के निकलने का फर्क महसूस होगा। मुझे याद है स्कूल में कुछ अक्षरों के लिए हमें रटना पड़ता था कि इनमें एच साउंड आता है, जैसे क का क, लेकिन ख का खा। क्या इसका संबंध इसी अल्प प्राण महाप्राण से है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये अल्प प्राण और महाप्राण का ही खेल है और इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे महसूस किया जा सकता है। कैसे? अपना हाथ मुंह के सामने लाइए। अब बोलिए क। क। आपको ज्यादा हवा महसूस नहीं होगी। अब बोलिए ख। ख। अरे वाह! ख बोलने पर तो हवा का एक पूरा झोंका हाथ पे लगा। यही है अल्प प्राण यानी कम हवा और महाप्राण यानी ज्यादा हवा का फर्क। हर वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण जैसे क और ग अल्प प्राण है। ठीक। और दूसरा और चौथा वर्ण जैसे ख और घ महाप्राण है। अंग्रेजी में एच लगाकर हम बस उसी अतिरिक्त हवा को दिखा रहे होते हैं। एक मिनट, आपने कहा कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। क्या इसका मतलब घ भी महाप्राण है? हाँ। मुझे ख जितना हवादार नहीं लगता। लगता नहीं है पर है। ग बोलकर देखिए और फिर घ बोलिए। ग, घ। गले में जो हल्का सा कंपन है उसके साथ साथ हवा का फ्लो भी ज्यादा है। ये ख जितना विस्फोटक नहीं है, लेकिन ग की तुलना में इसमें हवा ज्यादा है। ये सूक्ष्म है, पर यही भाषा की वैज्ञानिकता है। और ऐसा ही एक और जोड़ा है, घोष और अघोष। ये भी हवा से जुड़ा है? नहीं, ये कंपन से जुड़ा है। हमारे गले में स्वर तंत्रियां यानी वोकल कॉर्ड्स होती हैं। कुछ ध्वनियां बोल के सुने उनमें कंपन होता है, कुछ में नहीं। अपनी उंगलियां गले पर रखिए और बोलिए क। कोई खास हरकत नहीं। अब बोलिए ग। ग। हाँ, महसूस हुआ। ग बोलते ही गले में एक वाइब्रेशन, एक गूंज महसूस हुई। बस वही गूंज या घोष है। जिन व्यंजनों में ये कंपन होता है वे घोष या सघोष कहलाते हैं। ये हर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हैं। ग, घ, ङ। सही। और जिनमें कंपन नहीं होता वे अघोष है, यानी हर वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जैसे क, ख। तो ख अघोष भी है और महाप्राण भी। बिल्कुल, जबकि घ घोष है और महाप्राण है। ईमानदारी से कहूं तो ये सब बहुत अकादमिक लगता है। क्या एक आम हिंदी बोलने वाले के लिए जानना वाकई जरूरी है कि ल पार्श्विक है और र लुंठित हम तो बस बोल देते हैं? आम बातचीत के लिए शायद नहीं, लेकिन अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, एक अभिनेता या गायक है या किसी दूसरी भाषा का सही उच्चारण सीखना चाहते हैं, तो ये जानना जरूरी हो जाता है। हाँ, तब ये जानना कि आपका मुंह असल में कर क्या रहा है गेम चेंजर साबित होता है। जैसे र को लुंठित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे बोलने में जीभ का अगला सिरा लुढ़कता या कांपता है। र र र।
अच्छा, ये जो कांपना है। हाँ, और ल को पार्श्विक इसलिए कहते हैं क्योंकि हवा जीभ के दोनों पार्श्वों मतलब साइड से निकलती है। ये ज्ञान आपको अपनी आवाज पर नियंत्रण देता है। अब उच्चारण स्थान पर आते हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है जो मैंने पहले कभी नहीं सोची थी। क्या? इसमें लिखा है कि न, ल और स दंत्य नहीं बल्कि वर्त्स्य हैं। ये वर्त्स्य क्या है? ये एक बहुत बारीक और महत्वपूर्ण जानकारी है। हम अक्सर मान लेते हैं कि त वर्ग के सारे व्यंजन दांतों से बोले जाते हैं। अब त बोलकर देखिए। त। आपकी जीभ दांतों के पिछले हिस्से को छुएगी। हाँ, छू रही है। अब बोलिए न या ल। न, ल। अरे हाँ, न या ल बोलते समय जीभ दांत को नहीं बल्कि दांतों के ठीक पीछे जो मसूड़े का कठोर उभरा हुआ हिस्सा है उसे छू रही है। उसी मसूड़े को वर्त्स्य कहते हैं और वहां से उच्चारित होने वाली ध्वनियां वर्त्स्य कहलाती हैं। ये इतना छोटा सा फर्क है कि हम ध्यान नहीं देते। पर ये मौजूद है और यही भाषा विज्ञान की खूबसूरती है। क्या अब इसी वजह से अंग्रेजी के टी और हिंदी के त का साउंड इतना अलग लगता है? क्योंकि उनका टी भी शायद वर्त्स्य या एल्वियोलर होता है। बिल्कुल सही। अंग्रेजी का टी और डी वर्त्स्य है जबकि हिंदी के त और द दंत्य हैं। यही वो सूक्ष्म अंतर है जो किसी के बोलने में विदेशी लहजा ले आता है। तो ये जानना सिर्फ हिंदी के लिए नहीं बल्कि दूसरी भाषाओं को समझने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। तो एक बार फिर उस पुराने सवाल पर लौटते हैं। जब कामता प्रसाद गुरु जैसे विद्वान 43 वर्णों की बात करते थे तो क्या वो इन वर्त्स्य जैसी बारीकियों को नहीं गिन रहे थे या उनका वर्गीकरण ही अलग था? ये एक अच्छा सवाल है। उनका ध्यान मूल ध्वनि इकाइयों पर था। उनके लिए श मतलब क प्लस श या त्र मतलब त प्लस र अलग वर्ण थे ही नहीं। क्योंकि वो मिश्रण थे। हाँ, ड ढ को वे ड ढ का ही एक रूप मानते थे। उनका ढांचा ज्यादा सरल था जो भाषा की ध्वन्यात्मक नींव पर केंद्रित था, ना कि लेखन में इस्तेमाल होने वाले हर चिन्ह पर। जबकि 52 का मानक ढांचा लेखन और व्यवहारिकता को ज्यादा महत्व देता है। सही कहा। ठीक है, अब कुछ ऐसी ध्वनियों की बात करते हैं जो न पूरी तरह स्वर हैं न व्यंजन, जैसे अयोगवाह, अम और अह। ये नाम ही बड़ा अजीब है। इस नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। अयोगवाह मतलब जिसका योग न तो स्वरों के साथ है न व्यंजनों के साथ, फिर भी वो अर्थ का वहन करता है। अच्छा। अम यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग स्वरों के बाद आते हैं लेकिन व्यंजन नहीं है। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। यहीं पर अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु और अनुस्वार यानी बिंदु का भेद भी आता है। इसमें मैं हमेशा उलझ जाता हूँ। चांद पर चंद्रबिंदु और अंग पर बिंदु क्यों? इसका फर्क भी हवा के रास्ते में है। जब आप चांद बोलते हैं तो आ की ध्वनि मुंह और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। ये एक नासिक्य स्वर है। मुंह और नाक दोनों से। हाँ, लेकिन जब आप अंग बोलते हैं तो अ के बाद हवा पहले कंठ में रुकती है और फिर सिर्फ नाक से निकलती है, जैसे अंग। अनुस्वार असल में एक तरह का आधा नासिक्य व्यंजन है जबकि अनुनासिक स्वर का गुण है। समझ गया। और आखिर में संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। स्रोत कहता है कि ये दो व्यंजनों के मेल से बने लिपि चिन्ह हैं। ज्ञ के बारे में मैंने कुछ बहुत दिलचस्प सुना है। हाँ, ज्ञ का निर्माण ज और ञ के मेल से हुआ है, जो च वर्ग का 5वां अक्षर है। हाँ वही। इसलिए व्याकरण की दृष्टि से इसका शुद्ध उच्चारण ज जैसा होना चाहिए, ज्ञ जैसा नहीं। अच्छा, तो इसका सही उच्चारण ज जैसा होना चाहिए। तभी उत्तर भारत में ज्यादातर लोग इसे ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन अगर आप किसी संस्कृत के विद्वान या महाराष्ट्र के लोगों को सुने तो वो ज्ञानी के करीब का कुछ बोलते हैं। बिल्कुल। ये गुत्थी आज सुलझी। ये तो भाषा के अंदर छिपी एक ऐतिहासिक पहेली जैसा है ना? तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हिंदी वर्णमाला केवल अक्षरों की एक सूची नहीं है। ये हमारे मुंह का, हमारे ध्वनि तंत्र का एक वैज्ञानिक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। और ये समझना कि कौन सा अक्षर मुंह के किस हिस्से से और कितनी हवा के साथ बोला जाता है, रटने से कहीं ज्यादा प्रभावी है, खासकर परीक्षा के लिए। बिल्कुल सही। और जब आप अल्पप्राण, महाप्राण और घोष अघोष के पैटर्न को समझ लेते हैं कि हर वर्ग में एक लय है, एक क्रम है, तो पूरी वर्णमाला याद रखना बच्चों का खेल हो जाता है। सही बात है। ये सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं, बल्कि अपनी भाषा की सुंदरता और उसकी गहरी वैज्ञानिकता को सराहने जैसा है। जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। स्रोत में प्लुत स्वर का उल्लेख है, जिसे बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है।
जैसे किसी को पुकारने में राम या ओ थ्रीम का लंबा उच्चारण। हाँ, प्लुत स्वर का क्लासिक उदाहरण यही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये प्लुत स्वर आज की आम बोलचाल की हिंदी से लगभग गायब क्यों होते जा रहे हैं? क्या हमारी आज की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां हम लंबे संदेशों की जगह इमोजी इस्तेमाल करते हैं, भाषा की इन लंबे ठहराव वाली ध्वनियों के लिए जगह कम होती जा रही है? क्या भाषा की गतिशीलता में हम कुछ ध्वनियां हमेशा के लिए पीछे छोड़ते जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।